रात के खाने के बाद रिया जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर लेट गई और आराम करने लगी। अगली सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो उसने देखा कि आज न तो उसके लिए नाश्ता आया था और ना ही कोई कार उसे लेने पहुंची। रिया ने राहत की सांस ली। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सच कहें तो वो रोज रोज मिलने वाले भारी भरकम नाश्ते से परेशान हो चुकी थी। उसने सड़क से कैब ली और सीधे कॉलेज चली गई। रिया को बिना लंच बॉक्स के क्लासरूम में आते देखकर नेहा खुशी से ताली बजाने लगी। हे भगवान, मैं सोच रही थी कि आज तुम मुझे खाना कैसे खिलाओगी और तुम्हारे घर से आया इतना सारा खाना हम दोनों कैसे खत्म करेंगे। रिया ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बात मत करो। वो खाना इतना ज्यादा पौष्टिक और भारी था कि कल रात मेरी नाक से खून निकल आया। नाक से खून? नेहा घबराकर उसके पास आई। अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। रिया अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, कल तुमने जिस आईटी प्रतियोगिता के बारे में बताया था, उसका फॉर्म दिखाओ। नेहा हंस पड़ी। फॉर्म? मैंने तो कल ही जमा कर दिया था। अब तक तो उसकी जांच भी शुरू हो गई होगी। इतनी जल्दी? हाँ, इतने सारे लोगों ने आवेदन किया है कि पूछो मत। उस प्रतियोगिता में जगह मिलना ही बड़ी बात थी। रिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई। इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? बिल्कुल। हमारी पढ़ाई से जुड़े लोगों में ऐसा कौन होगा जो इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका नहीं चाहता? इतना कहते ही नेहा का चेहरा उतर गया। तुम तो सबकी नजर में पहले से ही बहुत होशियार हो, लेकिन मेरा क्या होगा पता नहीं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता है। प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई और तुमने पहले ही हार मान ली। नेहा ने मुंह बनाया। हमारे विभाग में तुम्हें कौन नहीं जानता। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और टॉपर। तुम चाहो तो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर आगे निकल सकती हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी प्रतिभा साबित करनी है। बस बस, रिया हंस पड़ी। यहाँ मेरे साथ बहस करने की बजाय थोड़ा पढ़ाई कर लो। हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ जाएं। छोड़ो भी, आखिरी समय की पढ़ाई पर मुझे भरोसा नहीं है। नेहा ने सिर घुमाकर क्लास में आते हुए शिक्षक को देखा और अपनी डेस्क पर हल्की थपकी दी। अब पढ़ाई का समय है। सुबह की क्लास खत्म होने के बाद दोनों को मैसेज मिला कि उन्हें तुरंत ऊपर कंप्यूटर लैब में प्रशिक्षण के लिए पहुंचना है। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ट्रेनिंग कौन देगा? पता नहीं, रिया ने सामने देखते हुए कहा। जो भी हो, हमें बस अपना काम अच्छे से करना है। नेहा मुस्कुराई। तुम्हारा ये शांत रवैया न जाने कितनी परेशानियां झेलकर बना है। रिया ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ नहीं, नेहा हंसते हुए बोली। लेकिन तुम्हारा ये रवैया अच्छी बात है। रिया ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या सच में तारीफ कर रही हो? बिल्कुल सच में। मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? नेहा का मासूम चेहरा देखकर रिया ने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। तभी कुछ छात्र आपस में बातें करने लगे। देखो, आ गए। सुना है नए शिक्षक हैं और काफी हैंडसम भी हैं। हमने इन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये सुनकर रिया ने सिर उठाया। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो यहाँ कैसे आ गया? क्लास के सामने खड़ा था उसका पुराना परिचित समर। वो पोडियम के पास खड़ा होकर सभी छात्रों को देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नमस्ते सभी को। आज से मैं कुछ समय के लिए आपकी ट्रेनिंग संभालूंगा। मेरा नाम समर है। क्लास में किसी लड़की की आवाज आई। सर, आप तो बहुत हैंडसम हैं। पूरी क्लास में हंसी और हलचल फैल गई। नेहा ने चिंता से रिया की तरफ देखा। रिया, ये वही है ना? रिया ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं है, अभी ये सिर्फ हमारे शिक्षक हैं। ओह, ठीक है। नेहा ने दोनों को बारी बारी से देखा, लेकिन फिर चुप हो गई। समर ने क्लास शुरू होने के बाद जानबूझकर रिया की तरफ नहीं देखा। वो पूरे ध्यान से पढ़ाता रहा और छात्रों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देता रहा। कुल मिलाकर ट्रेनिंग काफी अच्छी रही। आखिर में समर ने अपनी किताबें और नोट्स समेटे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तभी एक छात्र उसके पास आया। सर, क्या आप ये हिस्सा एक बार फिर समझा सकते हैं? बिल्कुल। समर ने मुस्कुराकर उसे समझाना शुरू कर दिया। उधर रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे के दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गईं। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम उससे मिलकर बात नहीं करोगी? रिया ने कहा,
बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। चलो, अभी मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। नेहा ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले तुम दोनों रिश्ते में थे और अब तुम शादीशुदा हो। दोबारा मिलना थोड़ा अजीब तो होगा ही। रिया ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई तुम्हें गूंगी नहीं समझेगा। नेहा तुरंत चुप हो गई। दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरीं और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गईं। नीचे पहुंचकर रिया ने आखिरकार नेहा का हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे चलने लगी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, वो हमारे पीछे नहीं आया। रिया ने शांत स्वर में कहा, वो हमारे पीछे नहीं आएगा, वो ऐसा इंसान नहीं है। फिर रिया कुछ पल चुप रही। कॉलेज में पढ़ाने आना उसकी योजना का सिर्फ पहला कदम है, असली मकसद कुछ और है। रिया पिछले कई सालों से समर को जानती थी। वो उसकी सोच को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक समझती थी। उसे अंदाजा था कि कल उससे हुई बातचीत का असर ही शायद उसे यहां तक लेकर आया था। शायद उसे अब सब कुछ पता चल चुका था। रिया, नेहा ने अचानक उसका हाथ हल्के से छुआ। मुझे लगता है तुम गलत सोच रही हो। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? नेहा ने पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हारा पुराना हिसाब खुद तुम्हारे पीछे आ रहा है। रिया के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। समर उनकी तरफ ही आ रहा था। कुछ देर पहले वो छात्रों के सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन अब वो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में पढ़ाने की किताबें थीं और आंखों पर चश्मा लगा था। वो बिल्कुल किसी प्रोफेसर जैसा दिख रहा था, फिर भी रास्ते से गुजरने वाले कई लोग उसे मुड़कर देख रहे थे। रिया, समर ने कहा, क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? रिया ने बिना भाव बदले जवाब दिया, नहीं धन्यवाद, मेरा पहले से प्लान है। समर की नजर नेहा पर गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे किसी और खूबसूरत लड़की के साथ लंच करने में भी कोई परेशानी नहीं है। नेहा तुरंत घबराकर रिया के पीछे छिप गई। रिया ने समर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, वो नहीं, मेरा लंच विहान के साथ है। ये सुनते ही समर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वो रिया को घूरने लगा। रिया ने अपना बैग ठीक किया और जाने के लिए मुड़ गई। मिस्टर समर, अब आप शिक्षक हैं और मैं आपकी छात्रा, इसलिए हमारी सीमाओं का सम्मान कीजिए। रिया, समर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रिया रुक गई। समर की आवाज में बेचैनी थी। मेरी बात सुनो, मुझे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हें गलत समझा था और मुझे लगता है कि उधर आसपास खड़े छात्रों की फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। वो कौन है? क्या ये वही कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है? लेकिन उसके साथ ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कहीं यही वो आदमी तो नहीं जिसकी कार की तस्वीर वायरल हुई थी? नहीं, इसके कपड़े देखकर तो ऐसा नहीं लगता। रिया ने चारों तरफ देखा। उसे एहसास हो गया था कि अब यह मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। रिया ने उसकी कलाई पर अपनी नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। समर, मेरा हाथ छोड़ो। समर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उल्टा उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, रिया, सिर्फ साथ में खाना ही तो खाना है, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपास लोगों की नजरें उनकी तरफ बढ़ती जा रही थीं। रिया ने चुपचाप खुद को उससे छुड़ा लिया। चलो। रिया के साथ जाने के लिए तैयार होते ही समर खुश हो गया। मैंने पहले ही एक प्राइवेट कमरा बुक कर रखा है। कार कॉलेज के पीछे वाले गेट पर खड़ी है, चलो। रिया ने नेहा की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आज दोपहर हमारी क्लास है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे पता है, समर मुस्कुराया। चिंता मत करो, क्लास शुरू होने से पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। ठीक है। रिया ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और दोनों आगे चलने लगीं। पीछे आ रहे समर को देखकर नेहा ने धीरे से पूछा, हम सच में उसके साथ जा रहे हैं? रिया ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या करें? अगर कॉलेज में ही बात बढ़ती रही तो पता नहीं लोग हमारे बारे में और क्या क्या कहेंगे। ये बात भी सही है। समर की कार पीछे वाले गेट पर खड़ी थी। कार देखते ही आसपास के कई छात्रों की नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। रिया ने बैठते ही कहा, समय का ध्यान रखना। समर हल्का सा हंसा। रखूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। नेहा भी चुपचाप दूसरी तरफ बैठी रही। काफी देर तक कार चलने के बाद आखिरकार वो एक व्यस्त इलाके में जाकर रुकी। बाहर की भीड़ देखकर रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। हमें इतनी दूर आने की जरूरत थी? मैंने यहीं प्राइवेट कमरा बुक किया है, चलो। समर सबसे पहले कार से उतरा और दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया। नेहा ने रिया की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब यहां तक आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं। दोनों समर के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चली गईं। अंदर की आलीशान सजावट देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ का खाना काफी महंगा होगा। समर ने रिया के लिए कुर्सी खींची। रिया, यहाँ बैठो। रिया बिना ज्यादा सोचे बैठ गई। इसके बाद समर ने नेहा के लिए भी कुर्सी खींच दी। नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ बैठते हुए सिर हिला दिया। ऑर्डर देने से लेकर खाना परोसने तक समर का व्यवहार बेहद सभ्य और शांत रहा। वो हर बात बहुत सहजता से कर रहा था। अगर रिया को उसके साथ हुई पिछली बातचीत याद नहीं होती तो शायद वो फिर से उसके इस व्यवहार के पीछे छिपी सच्चाई को समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद खाना खत्म हो गया। रिया उठ खड़ी हुई। मिस्टर समर, अब हमें वापस चलना चाहिए। समर भी तुरंत उठ गया। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और काम है तो आप जाइए, हम खुद वापस चले जाएंगे। रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगी। रिया, समर उनके पीछे भागता हुआ आया। रुको, मुझे तुमसे अभी कुछ और कहना है। रिया ने दरवाजा खोल ही लिया था कि तभी अचानक कोई तेजी से बाहर आया और उससे टकरा गया। रिया संभल नहीं पाई और पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। नेहा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। रिया ने खुद को संभाला और सामने देखा। उसकी आंखें अचानक हैरानी से फैल गईं। सामने पूजा खड़ी थी। वो रिया को गुस्से से घूर रही थी। तो तुम दोनों सच में साथ हो? रिया ने भौहें सिकोड़ लीं और नेहा का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगी। लेकिन पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम्हें लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? आज तो मैंने तुम्हें रहने हाथों पकड़ लिया। रिया ने उसकी तरफ देखा। पूजा गुस्से में बोलती चली गई। शादी के बाद भी तुम ईमानदार नहीं बन पाई? अभी भी मेरे समर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? पूजा! समर बाहर आया और दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने सख्ती से कहा, ज्यादा मत बढ़ो। रिया और मैं सिर्फ खाना खाने आए थे। पूजा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। सिर्फ खाना? इसके लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? फिर उसने समर की तरफ देखकर पूछा, आपने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? समर, क्या आपको इस झूठी लड़की की बातों पर मुझसे और मेरी मां से ज्यादा भरोसा है? समर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने रिया की तरफ देखा। रिया, तुम अपनी दोस्त को लेकर पहले जाओ। रिया ने उसे ठंडी नजरों से देखा और नेहा को लेकर वहां से जाने लगी। रुको! पूजा ने फिर रिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन समर ने उसे रोक दिया। पूजा! उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या कर रही हो? पूजा ने दांत भींचते हुए कहा, बिल्कुल पता है। मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ रही हूं। समर ने उसे पीछे हटाया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। पूजा की आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। समर! समर ने गंभीर आवाज में कहा, पूजा, मैंने कल ही तुमसे सब कुछ साफ साफ कह दिया था। तुम खुद जानती हो कि सही और गलत कौन है। अब मेरे पीछे आना बंद करो। लेकिन समर! पूजा के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने समर का हाथ पकड़ लिया। आप उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं और हम पर क्यों नहीं? हम तो साफ तौर पर। साफ तौर पर क्या? समर ने व्यंग्य से पूछा। बेगुनाह? पूजा चुप हो गई। समर में आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि समाज में हर कोई यही मानता है कि तुमने ही विहान से शादी की है? पूजा की आंखें फैल गईं। समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मैंने खुद पता नहीं लगाया होता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि असल में रिया की जगह तुम्हारा नाम सामने क्यों आ रहा है। पूजा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। समर ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी अस्त व्यस्त आस्तीन ठीक की। मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है पूजा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इज्जत बाकी है तो अब मेरे पास मत आना।
और आज के बाद मैं तुम्हारी कॉल का जवाब भी नहीं दूंगा। इतना कहकर समर वहां से चला गया। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए पूजा ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। रिया, हर बार तुम ही क्यों? तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम्हें मेरे समर को मुझसे छीनना ही है। उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद नेहा ने रिया की तरफ देखकर पूछा, वो पूजा थी, तुम्हारी बहन? रिया ने बेबसी से सिर हिला दिया। हाँ। नेहा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सच में? तुम दोनों बहनों में कोई खास समानता नहीं है? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हम ज्यादा एक जैसी नहीं दिखती। अगर दोनों की शक्ल और स्वभाव एक जैसे होते तो शायद रिया इतनी शांत और सहनशील भी नहीं होती। नेहा कुछ और कहने वाली थी, लेकिन रिया ने तुरंत उसे रोक दिया। बस, उसके बारे में अब और बात मत करना। याद है ना, मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? नेहा समझ गई कि रिया अपनी बहन पूजा को पसंद नहीं करती। ठीक है, अब मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। रिया ने बाकी सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में लग गई। क्लास खत्म होने के बाद रिया ने सोचा कि आज वह कैब से घर चली जाएगी, लेकिन कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी कार पर पड़ी। कार की काली शीशे वाली खिड़की नीचे हुई। अंदर से आकाश ने उसकी तरफ देखा। मैडम, बड़े साहब ने कहा है कि रात में किसी लड़की का अकेले कैब से जाना सुरक्षित नहीं है। रिया ने हैरानी से पूछा, विहान ने ऐसा कहा? उसने झुककर कार के अंदर देखा। पीछे की सीट खाली थी। आकाश ने समझाते हुए कहा, बड़े साहब पहले ही घर जा चुके हैं। रिया कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। विहान खुद लेने नहीं आया था, लेकिन उसने उसके लिए कार जरूर भेजी थी। ठीक है। रिया बिना किसी हिचकिचाहट के कार में बैठ गई। उसे भी लगा कि आकाश सही कह रहा था। जब तक वो कपूर परिवार की हवेली पहुंची, रात के 9 बज चुके थे। डिनर का समय काफी पहले निकल चुका था, इसलिए पूरा ड्राइंग रूम शांत था। दादाजी सोफे पर बैठे टीवी पर समाचार देख रहे थे। टीवी से आती गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। दादाजी? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें नमस्ते किया। दादाजी ने उसकी ओर देखा। पीठ पर बैग लटकाए उसे चुपचाप खड़ा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ गई बेटा, रसोई में तुम्हारे लिए सूप रखा है, जाकर पी लो। सूप? रिया को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी इतनी बारीकी से उसका ख्याल रखते होंगे। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई की लाइट अभी भी जल रही थी। कुछ नौकर और रसोइये एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। रिया को देखकर सबकी नजर उसकी ओर चली गई। दादाजी ने कहा था कि मेरे लिए सूप रखा है। रिया मुस्कुराकर बोली, क्या मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया? नहीं नहीं, बहू जी। एक महिला तुरंत उठ खड़ी हुई। आप कमरे में चली जाइए, मैं सूप गर्म करके ऊपर भिजवा देती हूँ। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे की लाइट बंद थी। कबीर वहां नहीं था। उसने अपना बैग रखा और कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही। फिर नहाने के लिए कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने कपड़े नीचे रखे। कौन है? दरवाजा खोलते ही सामने एक नौकरानी खड़ी थी। उसके हाथ में सूप का कटोरा था। बहू जी, आपका सूप? रिया ने कटोरा लेते हुए कहा, मैं पीने के बाद इसे नीचे भिजवा दूंगी, आप जाइए। जी। दरवाजा बंद करके रिया ने सूप मेज पर रखा और नहाने चली गई। नहाकर लौटने तक सूप हल्का ठंडा हो चुका था। वो आराम से सूप पीते हुए अगले हफ्ते होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी देखने लगी। सूप खत्म करने के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार सामने आकाश था। बहू जी, बड़े साहब आज रात स्टडी रूम में आराम करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपको उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरा इंतजार? रिया हैरान रह गई। उसकी नजर आकाश की निगाहों के पीछे गई। कमरे के कोने में एक कंबल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। रिया समझ गई कि कबीर वहीं कहीं था। ठीक है। उसने कमरे से एक दूसरा कंबल निकाला और आकाश को देते हुए कहा, साहब को ठंड ना लग जाए, इसका ध्यान रखना। जी।
आकाश कंबल लेकर चला गया। रिया ने दरवाजा बंद कर लिया। कबीर आज रात वापस नहीं आने वाला था, इसलिए वो काफी निश्चिंत महसूस कर रही थी। कुछ देर टीवी देखने के बाद उसे नींद आने लगी। वो बेडरूम में जाकर लेट गई, लेकिन नींद आने से पहले ही उसके पेट के निचले हिस्से में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसकी आंखें खुल गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चाकू घुमा रहा हो। उसने बेड के पास रखे फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। फोन बिल्कुल पास था, लेकिन उसके लिए उस समय बहुत दूर लग रहा था। उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया। आखिरकार उसकी उंगलियां फोन तक पहुंच गईं, लेकिन धड़ाम! फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। रिया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने बेड के नीचे पड़े फोन को देखा और उसे उठाने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपना शरीर संभाल नहीं पाई। धप! रिया जमीन पर गिर पड़ी। फोन बेड के नीचे और अंदर चला गया। बचाओ! उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रिया ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा कुछ ही दूरी पर था। उसने अपने होंठ काटे और पूरी ताकत लगाकर जमीन पर घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बस थोड़ा और। उसका हाथ आखिरकार दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया। क्लिक! दरवाजा खुला। बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसी समय स्टडी रूम से कुछ आवाजें आ रही थीं। साहब, ये तस्वीरें हैं। आकाश ने तस्वीरें कबीर के सामने रखीं। कबीर ने तस्वीरों पर नजर डाली। ये कब से शुरू हुआ? आज से। कबीर के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। इतना भी क्या जुनून? आकाश चुप रहा। तुम जाओ और... तभी धड़ाम! दरवाजे की तरफ से जोरदार आवाज आई। कबीर ने भौहें सिकोड़ लीं। जाकर देखो। जी साहब। आकाश तुरंत बाहर भागा। अगले ही पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी रिया पर गई। बहू जी! वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। आपको क्या हुआ? रिया बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। क्या हुआ? कबीर अपनी व्हीलचेयर लेकर बाहर आया। रिया को फर्श पर देखकर उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ गई। डॉक्टर को फोन करो। जी। आकाश ने तुरंत फोन निकाला। कबीर रिया के पास पहुंचा और उसके गाल को छुआ। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। इतनी ठंड में इतना पसीना? कबीर ने उसे सावधानी से पलटा। रिया दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसका एक हाथ पेट पर था और दूसरा हाथ किसी चीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। साहब, डॉक्टर रास्ते में है। इसे बेड पर ले जाओ। आकाश तुरंत उसे उठाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? कबीर की आवाज सुनकर आकाश रुक गया। कबीर ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मेरे कमरे में। आकाश कुछ पल के लिए चुप रहा। क्या हुआ? डर रहे हो कि किसी को पता चल जाएगा कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं? जी। आकाश ने तुरंत रिया को कबीर के कमरे में पहुंचाकर बेड पर लिटा दिया। एक साफ कपड़ा लाओ। जी। आकाश नीचे चला गया। रिया ने दर्द से कराहते हुए अपने शरीर को समेट लिया। कबीर उसकी हालत देखता रहा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। तभी साहब! आकाश साफ कपड़ा लेकर वापस आ गया। यही मिला। उसका पसीना साफ करो। आकाश ने हैरानी से खुद की ओर इशारा किया। मैं? कबीर ने उसे घूर कर देखा। आकाश तुरंत कपड़ा कबीर को देते हुए बोला, मैं नीचे जाकर डॉक्टर को जल्दी बुलाता हूं। कबीर ने कपड़ा लिया और रिया के चेहरे का पसीना साफ करने लगा। लेकिन कपड़ा चेहरे से गुजरते ही कुछ ही पल में उसका चेहरा फिर पसीने से भीग गया। कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। वो अपना हाथ पीछे करने ही वाला था कि अचानक रिया ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। कबीर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। रिया का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था और उसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। कबीर की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन तभी मां! रिया के कांपते हुए होठों से निकले इन शब्दों ने कबीर को रोक दिया। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। रिया का चेहरा दर्द से बुरी तरह परेशान था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मां, मत जाओ। कबीर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या रिया उसे अपनी मां समझ रही थी? उसने ठंडी नजरों से रिया को देखा
और फिर अपनी कलाई पर जकड़े उसके हाथ को देखा। इस बार उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद आकाश कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके साथ नंदिनी भी थी। नंदिनी ने रिया की हालत देखते ही चिंता से पूछा, ये क्या हुआ? रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई? फिर उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर, कहीं तुमने इसे कुछ कह तो नहीं दिया? कबीर ने उसे घूर कर देखा। अपनी सीमा में रहो। नंदिनी ने तुरंत अपना भाव सामान्य किया। उसने रूमाल निकाला और रिया के माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाया है? इसकी हालत सामान्य नहीं लग रही। इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता। कबीर ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की हालत में होने के बावजूद रिया ने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया। नंदिनी ने दोनों को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कहते हैं, बेहोश इंसान सबसे कमजोर होता है। ऐसे समय में वो अनजाने में किसी ऐसी चीज को पकड़ लेता है जिसे वो सहारा समझता है। इसलिए शायद अभी आपको अपना हाथ नहीं छुड़ाना चाहिए। कबीर ने रिया की तरफ देखा। जब भी वो अपना हाथ हटाने की कोशिश करता, रिया के चेहरे पर दर्द और बढ़ जाता। आखिरकार कबीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी। तभी डॉक्टर अमित भी वहां पहुंच गए। रिया की हालत देखकर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने उसकी जांच शुरू की। कुछ देर बाद डॉक्टर अमित की भौहें सिकुड़ गईं। ये सामान्य शारीरिक दर्द नहीं लग रहा। कबीर ने गंभीर आवाज में पूछा, आपका मतलब? उसकी धड़कन अनियमित है, सांस बहुत तेज चल रही है और सीना भी ठीक से ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कबीर ने तुरंत आकाश की तरफ देखा। गाड़ी तैयार करो। जी साहब। आकाश तुरंत बाहर चला गया। कबीर ने डॉक्टर अमित की तरफ देखा। आप भी हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल। कुछ ही मिनटों में गाड़ी तैयार हो गई। आकाश ने रिया को सावधानी से अपनी पीठ पर उठाया और सभी तेजी से नीचे पहुंचे। बिना समय गवाए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कई जांचों के बाद डॉक्टर अमित ने बताया कि रिया को दिल से जुड़ा गंभीर दौरा पड़ा था। हालांकि इसकी असली वजह अभी पता नहीं चली थी। कबीर की व्हीलचेयर इमरजेंसी वार्ड के बाहर रुक गई। सामने लाल रंग की लाइट जल रही थी। कबीर लगातार उसी दरवाजे को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने आकाश से पूछा, क्या आज उसने कोई ज्यादा मेहनत वाला काम किया था? नहीं, आकाश ने गंभीरता से जवाब दिया। आज उसने सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई की और किसी के साथ खाना खाया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। कबीर की आंखों में सवाल उभर आया। अगर उसका दिन बिल्कुल सामान्य था, तो अचानक ऐसा क्यों हुआ? रिया बचपन से ही अपनी कमजोरी के बारे में जानती थी। वो हमेशा सावधान रहती थी। अगर उसने खुद ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर? कबीर की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक उभरी। आकाश। जी साहब। जांच करो। आकाश समझ गया कि कबीर किस ओर इशारा कर रहा है। क्या आपको शक है कि आज रात उसके संपर्क में जो भी लोग आए हैं, उन सभी के बारे में पता करो। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। जी साहब। आकाश तुरंत वहां से चला गया। नंदिनी धीरे धीरे कबीर के पास आई। कबीर, क्या इस समय दादाजी को भी परेशान करना ठीक होगा? कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी ठंडी नजर देखकर नंदिनी ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, मैं तो आपकी मदद करने आई हूं। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुमसे मदद मांगी थी। नंदिनी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, नहीं मांगी थी, मैं खुद आ गई। लेकिन आखिर मैं आपकी बहन हूं। कम से कम मुझे ऐसे मत घुरा करो। आपकी नजरों से सच में डर लगता है। कबीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। नंदिनी ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और धीरे से सिर हिलाया। इतना अच्छा चेहरा मिला है, लेकिन स्वभाव। कबीर ने उसे घूरा। नंदिनी तुरंत चुप हो गई। दोनों काफी देर तक इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंतजार करते रहे। आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर अमित बाहर आए। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, साहब, अब रिया खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। कबीर ने इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिर उसने पूछा, कारण पता चला? डॉक्टर अमित कुछ सोचते हुए बोले,
उसके शरीर की कोशिकाएं अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थीं, जिससे उसके दिल पर असर पड़ा। मुझे शक है कि उसने कुछ ऐसी दवा ली थी जिसने उसके शरीर पर यह प्रतिक्रिया पैदा की। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, दवा? कैसी दवा? शायद वजन कम करने वाली कोई दवा या ऐसी ही कोई चीज। नंदिनी ने रिया की तरफ सोचते हुए कहा। लेकिन रिया तो पहले से ही इतनी दुबली है, उसे वजन कम कर... मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताऊं। आर्यन चुप हो गया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों से उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसकी माँ उसे बचाने के लिए उससे दूर हुई थी, और जिस परिवार से काव्या को सबसे ज्यादा डरना चाहिए था, शायद वही परिवार उसे बचाने के लिए उसके साथ खड़ा था। काव्या ने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हारे पिता मुझे जानते थे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। और शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे बचपन में तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। काव्या की आंखों में आंसू थे। तो क्या हम पहले भी एक दूसरे की जिंदगी में थे? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद हमारी कहानी आज से नहीं शुरू हुई थी। काव्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी समर के फोन पर एक संदेश आया। उसने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? समर ने फोन उनकी तरफ कर दिया। संदेश में एक तस्वीर थी। रघुवीर मल्होत्रा अस्पताल के बाहर खड़ा था और उसके साथ आर्यन के पिता। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें सच में जानना है कि नंदिनी ने काव्या को क्यों छिपाया था, तो कल सुबह 11 बजे पुराने बंदरगाह पर आना, अकेले। आर्यन ने संदेश पढ़ा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं जाओगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं। समर ने भी दृढ़ आवाज में कहा, इस बार हम तीनों साथ जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संदेश भेजने वाला सिर्फ उन्हें बुला नहीं रहा था, वह उन्हें एक जाल में खींच रहा था, और उस जाल का पहला शिकार बनने वाला था आर्यन।